हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान हुई। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अध्याय 8 है बल तथा दाब। इस लेसन से एक प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी दो प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है। आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं। किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं। एक गोली गेंद को किस प्रकार रोकता है। हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकता है। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है, जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है। इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। तो आज जानेंगे बल के बारे में कि बल क्या है, किस प्रकार कोई वस्तु गतिशील हो जाती है, किस प्रकार किसी वस्तु को विरामावस्था में लाते हैं या विरामावस्था में कोई वस्तु होती है तो किस प्रकार उसे गति प्रदान करते हैं। इन सब के बारे में जानेंगे। तो लिखा है बल अपकर्षण या अभिकर्षण। उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए ज्ञात करें। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करें। बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है। क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार में गति आएगी। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति प्रारंभ कर देती है। ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। आप देख सकते हैं ये आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ये आदमी कार को धक्का दे रहा है जिससे कार जो है उसी दिशा में गतिमान है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कौन किसे धकेल रहा है। दो लड़कियां हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन किसे धकेल रहा है। यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं लिखा है कौन किसे खींच रहा है और इसमें देख सकते हैं कौन किसे खींच रहा है, इसमें भी लिखा है। तो चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है चित्र 8.3 स्थितियां दर्शाता है जिनसे संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन
खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है। चित्र में ए में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती हैं। इस चित्र में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। प्रतीत हो रहा है ऐसा कि ये लड़कियां एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। चित्र बी में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है इस चित्र में। और चित्र सी में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। यहाँ पर दर्शाई गई स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। तो दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया के कारण ही उनके बीच बल लगता है, इस बात को याद रखना। आगे लिखा है बलों की खोजबीन। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करते हैं। लिखा है क्या आपने रस्सा कसी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। यह चित्र में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है। जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजयी होता है। ये खेल यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया है, ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। आप स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था? यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। तो ये बात याद रखिएगा। आगे का है बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। अब किसी वस्तु पर बल लगाने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो इसे क्रियाकलाप से पढ़ेंगे। लिखा है रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद में गति आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? यह बढ़ती है या घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह बढ़ती है या घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा? आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विरामावस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाई गई बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा की विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। यानी जिस दिशा में वस्तु गतिमान है, अगर बल उसी दिशा में लगाया जाए तो उसकी चाल बढ़ जाती है।
परंतु यदि विपरीत दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु की चाल जो है वह कम हो जाती है। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है। आइए ज्ञात करें। तो लिखा है, एक गेंद लीजिए, इसे क्रियाकलाप की भांति किसी समतल पर रखिए, गेंद को धक्का देकर चलाइए। अब चित्र में दर्शाए अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहती है? इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि ये गतिशील गेंद के पथ से पहले भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। अब कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान की दूसरी ओर पहुंचा देते हैं। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता? इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। तो इससे क्या ज्ञात होता है कि बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। गति की अवस्था क्या होती है? तो चलिए गति की अवस्था के बारे में जान लेते हैं। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से ज्ञात किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। आगे लिखा है, हमारा असामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपके बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। अब लिखा है, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ एक सारणी दी गई है और लिखा है, वस्तुओं के बल के प्रभाव का अध्ययन करना। तो यहाँ पर लिखा है, स्थिति का वर्णन, बल कैसे लगाएं, और चित्र ये दिया गया है। एक प्लेट में गूंधा हुआ आटा हाथ से नीचे की ओर दबाने पर तो इसमें कैसे परिवर्तन होगा? गति की अवस्था में या आकृति में? तो इसमें आकृति में परिवर्तन होगा। ऐसे ही ये स्थितियां लिखी हुई हैं। तो चलिए नीचे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। सारणी की प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रख कर दबाते हैं तो क्या होता है? जब आप गूंदे हुए आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात आप समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। तो बल लगाने से ये इतने परिवर्तन हो जाते हैं। आकृति में परिवर्तन, वस्तु की दिशा में परिवर्तन, वस्तु की चाल में परिवर्तन और वस्तु विराम अवस्था से गति अवस्था में आ जाती है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती, अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। यानी कि ये सब बल लगाने से ही संभव है। यदि बल न लगाया जाए तो वस्तु
ना तो गति कर सकती है, ना उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है और ना वह अपनी दिशा में परिवर्तन ला सकती है। अब पढ़ेंगे संपर्क और असंपर्क बलों के बारे में। तो संपर्क और असंपर्क बलों से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संपर्क बल के बारे में। लिखा है संपर्क बल में पहला है पेशी बल। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। यानी वह बल जिसमें हमारी मांसपेशियां कार्य करती है पेशी बल कहलाता है। ये संपर्क बल है क्योंकि बिना किसी वस्तु को स्पर्श करे हम ये बल नहीं लगा सकते। पेशी बल हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशी बल करता है? आप यह भी जानते हैं कि श्वसन क्रिया में वायु अंदर लेते हैं तथा बाहर निकालते हैं, फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशियां कहाँ स्थित हैं? हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के क्या कुछ और उदाहरण आप बतला सकते हैं? पशु भी अपनी शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशी बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशी बल का उपयोग करते हैं। यानी पशु भी पेशी बल के द्वारा ही जो उन पर कार्य करवाया जाता है वो पेशी बल के द्वारा ही संपन्न कर पाते हैं। क्योंकि पेशी बल तभी लगाया जाता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहा जाता है। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं? आइए पता करें। तो एक संपर्क बल हो गया पेशी बल, दूसरा लिखा है घर्षण। तो ये भी संपर्क बल है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर दें तो ये भी धीरे धीरे धीमी होती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं? इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में बल किस दिशा में लग रहा है? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद कर देने पर नाव को रोक देता है। घर्षण सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। ये बात याद रखना है कि घर्षण बल गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा हमेशा ही गति की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। तो संपर्क बल में कौन कौन से पढ़े? पेशी बल और घर्षण बल। अब पढ़ेंगे असंपर्क बल के बारे में। तो असंपर्क बल में सबसे पहले है चुंबकीय बल।
लिखा है कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? क्या चुंबक एक दूसरे पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकते हैं? चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। तो चुंबक द्वारा जो बल लगाया जाता है वह असंपर्क बल होता है, ये याद रखना है। अगला है स्थिर वैद्युत बल। असंपर्क बल में दूसरा है स्थिर वैद्युत बल। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। तो स्थिर वैद्युत बल भी असंपर्क बल है, ये याद रखना है। एक चुंबकीय बल, एक स्थिर वैद्युत बल। अब अगला पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी असंपर्क बल है। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो वह यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर भी गिरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है। जैसे ही इसको छोड़ा जाता है यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह बल कौन सा है? वस्तुएं पृथ्वी की उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। आगे लिखा है गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो एक दूसरे पर बल लगाती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो संपर्क बल और असंपर्क बल के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे दाब के बारे में। तो दाब किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। तो याद रखना है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यहाँ पर लिखा है हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो पृष्ठ के लंबवत हैं जिस पर दाब ज्ञात करना है। अब यहाँ पर लिखा है पहेली कहती है कि अब मेरी समझ में आया कि कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। तो कुली अपने सर पर ये गोल कपड़ा लपेट कर क्यों रखते हैं? क्योंकि वे बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। अब पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में। लिखा है हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा।
अब बूझो कहता है यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर हो तो मेरे सिर पर वायु कितना बल लगा रही है। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है एक 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दब कर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। क्या आप जानते हैं, लिखा है 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने ऑटो वॉन गैरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 मोहरे विपरीत दिशा में खींच कर अलग करने के लिए लगाए गए। वायु का दाब का बल इतना अधिक था कि घोड़े भी अर्धगोलों को अलग ना कर पाए। इस चित्र में आप देख सकते हैं अर्धगोलों को खींचते हुए घोड़े। तो आज के लेसन में बल के बारे में पढ़ा, संपर्क बल के बारे में, असंपर्क बल के बारे में, दाब के बारे में और वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ा है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।